भवानीपुर में ममता बनर्जी की सेहत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी ने आनन फानन में प्रशांत किशोर को तलब किया है। ममता बनर्जी के बुलावे पर प्रशांत किशोर कोलकाता पहुंचे। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के साथ मीटिंग हुई और भवानीपुर उपचुनाव पर चर्चा हुई। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबड़ेवाल के खिलाफ ममता ने अपना चुनाव प्रचार मस्जिद से शुरू किया था। मस्जिद के बाद ममता गुरुद्वारा गई, लेकिन इसके उलट प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर में मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मतलब साफ है कि प्रियंका टिबड़ेवाल के खिलाफ ममता अपनी चुनावी लड़ाई को आसान मानकर नहीं चल रही हैं। प्रशांत किशोर से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद भवानीपुर में टीएमसी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि टीएमसी के संगठनात्मक विस्तार की योजना भी बनाई गई है। सूत्रों का कहना है कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी को आगे करने के लिए ममता बनर्जी गोवा में अपना आधार बढ़ा सकती हैं। पीएम मोदी के मुकाबले ममता बनर्जी को टीएमसी विकल्प के रूप में पेश कर रही है, लेकिन इसके लिए विपक्षी दलों का साथ चाहिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खुलकर नहीं आई है। अब ये प्रशांत किशोर पर निर्भर करता है कि वे ममता बनर्जी के लिए कितनी पार्टियों का समर्थन जुटा सकते हैं। टीएमसी भवानीपुर चुनाव में ममता की जीत के अंतर पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। ममता से भवानीपुर में 3 दिवसीय प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं, इसलिए टीएमसी का पूरा फोकस फिलहाल भवानीपुर में ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने राज्य के तालिबानीकरण से लड़ने का संकल्प लिया है और कहा कि पार्टी अपनी गलतियां सुधारेगी और आने वाले दिनों में विजयी बनकर उभरेगी। बीते कुछ महीनों में लोगों के भाजपा छोड़कर जाने के मामलों को अधिक महत्व देने से इनकार करते हुए मजुमदार ने कहा कि जिन लोगों की पार्टी की विचारधारा और उनके उद्देश्य के लिए प्रतिबद्धता है, वे पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मजुमदार ने राज्य में पार्टी के मुख्यालय पर सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व एवं मेरे पूर्ववर्तियों के सहयोग से राज्य के तालिबानीकरण के खिलाफ मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। हमारे लिए भाजपा कार्यकर्ता ही हमारी वास्तविक संपत्ति हैं। यदि हमने कोई गलती की है तो हम उसे सुधारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर देश के दुश्मनों के दोस्त होने का आरोप लगाया और इमरान खान तथा जनरल कमर जावेद बाजवा से दोस्ती की पोल क्या खोली। इस्लामाबाद से श्रीनगर तक खलबली मच गई। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बाद महबूबा मुफ्ती ने बिना नाम लिए आखिर में अपनी टांग घुसेड़ ही दी। महबूबा मुफ्ती ने बात तो पंजाब में कांग्रेस के फटे की नहीं की, लेकिन इशारों ही इशारों में संकेत जरूर कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरदार खालिस्तानी हो गए और हम लोग पाकिस्तानी, सिर्फ बीजेपी ही हिंदुस्तानी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने जम्मू कश्मीर को लैब बना दिया है और वो यहाँ पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। नेहरू, वाजपेयी जैसे नेताओं के पास जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन था, लेकिन ये सरकार सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है। वो सिर्फ नाम बदल रहे हैं, स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर। लेकिन सिर्फ नाम बदलने से बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। वो तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसानों और बेरोजगारों के बारे में नहीं सोच रहे। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व सहयोगी भाजपा से किसी भी तरह का गठबंधन करने की संभावना से इनकार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य से कोसों दूर हैं, जिसका सबूत दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को हुए दोहरे हमले हैं, जिनमें एक पुलिस कर्मचारी और एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। पार्टी के एक कार्यक्रम में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पीडीपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि हम भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा ने साल 2018 में गठबंधन सरकार से 3 साल के बाद समर्थन वापस ले लिया था। महबूबा ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनका उद्देश्य
संविधान के अनुच्छेद 370 की बहाली करना है, जिसे 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ सांप सीढ़ी का गेम खेल रही हैं। एक तरफ तो विपक्षी एकता का राग अलाप रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को तबाह कर रही हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को टीएमसी में शामिल करवाने के बाद अब ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस के एक और बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक मोइनुल हक ने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उनके जल्द ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। अंतरिम पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं सम्मानपूर्वक सूचित करता हूं कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद से अपना इस्तीफा सौंपता हूं। मुर्शिदाबाद के फरक्का से 5 बार के विधायक ने पार्टी द्वारा उन्हें दिए गए अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए ये भी कहा कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना चाहेंगे। हक के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये उनकी निजी पसंद है और मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। चौधरी के करीबी माने जाने वाले हक का इस्तीफा निश्चित रूप से 30 सितंबर को जंगीरपुर उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का है। कांग्रेस 2016 में तृणमूल के तूफान के बीच भी सीट पर कब्जा करने में सफल रही, लेकिन हक के बाहर होने से निश्चित तौर पर मुर्शिदाबाद में पार्टी कमजोर होगी। हक 23 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे, जब पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए जंगीरपुर आएंगे। हालांकि हक से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन तृणमूल ने कहा कि हक का पार्टी में शामिल होना अब कुछ ही समय की बात है। तृणमूल जिले के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अभिषेक बनर्जी 23 तारीख को यहां आ रहे हैं। फरक्का से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोइनुल हक शामिल होंगे। उस दिन केवल वह ही नहीं बल्कि कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी में शामिल होंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्ता की घुड़दौड़ में जिस तरह से एचडी देवगौड़ा देश के पीएम बन गए, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने की कहानी कुछ वैसी ही है। इस तरह के नेता को सीएम बनाने का ये परिणाम होता है कि कुछ समय के लिए किसी भी संभावित विवाद से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे राजनीतिक चाल के पीछे एक सोच ये भी होती है कि कमजोर नेता को पद दे दिया जाए तो उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे मजबूत नेता को हटाने के बाद उत्पन्न हुई परिस्थिति को किसी कमजोर नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करके ही संभाला जा सकता था, और पार्टी ने वही किया क्या? लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को हर विवाद से छुटकारा मिल गया? शायद नहीं। यही वजह है कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत को आनन फानन में ये घोषणा क्यों करनी पड़ी कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर लड़ेगी। सवाल यह है कि यदि सिद्धू को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रखकर ही अगला चुनाव लड़ना है तो उन्हें अभी मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? शायद ऐसे किसी प्रश्न के कारण ही रावत की घोषणा के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान दिया, या यूं कहें उनसे बयान दिलवाना पड़ा। पार्टी अगला विधानसभा चुनाव सिद्धू और चन्नी दोनों को आगे रखकर लड़ेगी। लेकिन सुरजेवाला भी ये बात गोल कर गए कि चुनाव जीतने की सूरत में सीएम कौन बनेगा, चन्नी या सिद्धू? कांग्रेस की नीयत और नीति में यही खोट दिखता है, लेकिन सिद्धू के लिए मामला उतना सीधा नहीं रहा जितना वे समझ रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं। साथ ही वे पहले ही कह चुके हैं कि यदि पार्टी सिद्धू को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार सिद्धू वर्तमान पाकिस्तानी जनरल बाजवा के करीबी हैं और ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि सिद्धू को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर उन्होंने खतरे की कैटेगरी तय करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसीज पर डाल दी थी। पर यदि पंजाब जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रदेश का सबसे कद्दावर नेता और कल तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ऐसी बात कहता है तो उसे गंभीरता से न लिए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। ऊपर से कैप्टन खुद भी सैनिक रह चुके हैं और हल्की बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी और सिद्धू के खिलाफ
केवल खुद खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि पार्टी और सिद्धू के विरोधियों के हाथ भी एक राजनीतिक अस्त्र पकड़ा दिया है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। राजनीतिक रूप से वे चाहे जैसा कदम उठाएं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे निकट भविष्य में पंजाब की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। उनके और कांग्रेस हाईकमान के बीच की रस्साकशी नई नहीं है। दरअसल 2019 के समय भी कई लोगों का ये मानना था कि कैप्टन उस समय ही कांग्रेस से अलग हो सकते थे। ये स्थिति दोबारा खड़ी हो गई है और इस बार तो ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां कैप्टन खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है और उनके इस्तीफे के पीछे यही एक कारण है। लेकिन ये तय है कि इस्तीफे से कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। भले ही राहुल गांधी का नाम कहीं दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आम धारणा यही है कि कैप्टन को हटाने का फैसला उन्हीं का है। ऐसे में ये बदलाव भविष्य में उनकी नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा, क्योंकि सब कुछ खुलकर अब सामने आ गया है। इसलिए कैप्टन के लिए विकल्प बहुत कम रह गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अकाली दल के साथ किसी तरह की राजनीति के पक्ष में नहीं हैं, पर यही बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कही है। ऐसे में राजनीतिक अटकलों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान कुछ दिनों तक तेज रहेगा। कैप्टन ने अभी तक केवल ये कहा है कि वे मित्रों के साथ विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्ता की सवारी गांठ रही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को जोर का झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई से राहत देने से मना कर दिया। अभिषेक और रुजिरा ये चाहते थे कि उनके तामझाम और रुतबे को देखते हुए ईडी के समन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दोनों मियां बीवी को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। जाहिर है कि टीएमसी और ममता बनर्जी को इससे तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय अब 27 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। कथित कोयला खुदाई घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के समन के खिलाफ अभिषेक और रुजिरा बनर्जी ने अपील कर रखी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ईडी के सभी समन पर रोक लगा दी जाए। इन दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वो ईडी को आदेश दें, उन्हें बार बार समन देकर दिल्ली न बुलाया जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही पूछताछ और जांच की कार्रवाई हो। न्यायाधीश योगेश खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजा गया था। इस मामले में बड़ी मात्रा में दस्तावेज ईडी ने जुटाए हैं। ऐसे में उस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। ईडी का कहना है कि ये मामला राष्ट्रीय है और किसी एक पुलिस थाने तक सीमित नहीं है। दोनों ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय एजेंसी कुछ लोगों को परेशान कर रही है तो कुछ को बचा पा रही है। साथ ही उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया था। अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी जानबूझकर इस मामले की सूचनाएं मीडिया में लीक कर रही है। इस कारण मीडिया ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा की मानहानि हो रही है। हमारे खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। ईडी इस मामले में पहले ही अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उच्च न्यायालय दिल्ली से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। अप्रैल 2021 में ईडी ने अपने रिमांड नोट में बताया था कि राज्य में अवैध कोयला उत्खनन का काम सत्ताधारी राजनेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा था। मांझी, विनय और विकास के लिंक अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े हैं। पिछले 2 साल में मांझी ने 1352 करोड़ रुपए के अवैध कोयला खनन को अनुमति दी थी। विनय मिश्रा के जरिए ये लोग सत्ताधारी नेताओं से संपर्क में थे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि सारी कोयला एजेंसियां केंद्र के अधीन आती हैं और उन पर केंद्रीय संस्थाएं निगरानी रखती हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका टिब्रेवाल को चुनाव प्रचार करने से पहले ही टीएमसी के गुंडों ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन अब यही काम ममता बनर्जी पुलिस से करवा रही हैं।
प्रियंका टिब्रेवाल से ममता बनर्जी को इतना डर लगने लगा है कि प्रशांत किशोर को बुलाकर अपनी डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी दे दी। टीएमसी के सारे मंत्री और नेता भवानीपुर के चक्कर लगा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के अंदर छुपा डर बार बार बाहर आ जाता है। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को कांटे के मुकाबले में फंसा चुकी प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी के घर के करीब चुनाव प्रचार करने की मनाही है। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को ममता बनर्जी के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर ही रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा को प्रचार करने से रोक दिया क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को 30 सितंबर को होने वाले चुनाव में हार का डर है। पुलिस उपायुक्त आकाश मधारिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं था और वे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्हें दूसरी सड़क पर जाने को कहा गया। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और मघरिया के बीच मौके पर कहासुनी भी हुई। महतो ने दावा किया कि वे घर घर प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लोगों की निर्दिष्ट समिति का पालन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि दल में अधिक लोग थे। मजूमदार ने कहा कि तृणमूल डर गई है, इसीलिए भाजपा को प्रचार नहीं करने दे रही, लेकिन लोग अवरोधक तोड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ पक्षपात भरा रवैया अपना रही है। ममता के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने भी यह कहा कि पुलिसकर्मी उन्हें प्रचार करने से रोक दिया। साथ ही उन्होंने सवाल किया था कि उस गली में मतदाता हैं और अनुमति होने के बावजूद मैं या हमारी पार्टी वहां प्रचार करने क्यों नहीं जा सकती। उन्होंने दावा किया था कि सत्तारूढ़ तृणमूल को इसी इलाके में आराम से प्रचार करने दिया जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार किया और कहा कि उन्हें क्षेत्र में भगवा पार्टी के लिए स्पष्ट समर्थन दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।